आइए आज फिर हम एक नए रोग के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। 4 बज चुके हैं और संभवतः आप सब भी कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे होंगे या हो गए। कल हम लोगों ने पिछले क्लास में हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में चर्चा की थी। आज कुछ छोटे छोटे रोग हैं जैसे कि कोष्ठक शीर्ष, वातकंटक और पादहर्ष। ये ऐसे छोटे छोटे रोग हैं जो कि हमारे ओपीडी में आते हैं। हमारे चिकित्सक सब उपस्थित हो गए हैं। सबको राम राम, नमस्कार। सबसे पहले प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर निर्मला स्वाल जो कि नेपाल में प्रैक्टिस करते हैं, पंचकर्म की प्रैक्टिस भी करती हैं। उन्होंने थायरोग्लॉसल सिस्ट की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है, कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे और कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये जब थायराइड ग्लैंड का डेवलपिंग कंडीशन में निर्माण होता है, उसके पश्चात कुछ सेल्स टिश्यू बच रहते हैं और उसी कारण इस प्रकार का नेक में एक मास या लंप के रूप में सिस्ट की उत्पत्ति हो जाती है। इट कैन बी डिफाइंड एज एन इर्रेगुलर नेक मास और लंप which develop from cells and tissue left over after the formation of the thyroid gland during development stage. इसमें लक्षण होते हैं। अगर ये इस सिस्ट में इन्फेक्शन हो जाए तो इट कैन बिकम टेंडर, दर्द होता है, रेडनेस, स्वेलन, सूज जाती है, डिफिकल्टीज इन स्वेलिंग एंड ब्रीदिंग, खाना खाने में, निगलने में, सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। तो निश्चित रूप से ये अनवांटेड सिस्ट है। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो थोड़ा ट्रीटमेंट भिन्न रहेगा, अगर इन्फेक्शन नहीं है तो ट्रीटमेंट भिन्न रहेगा। यदि इन्फेक्शन है तो अमृतादि गुगुलू 2 गोली दिन में 2 बार, त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, शिलाज इत्यादि लौह 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 मात्रा पेशेंट को दें। इसके अलावा संजीवनी भट्टी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को पानी के साथ। अमृतारिष्ट और अभयारिष्ट, अमृतारिष्ट 10 ml, अभयारिष्ट 10 ml भोजन के बाद दोनों टाइम देवें। साथ में इसमें पंचवल्कल क्वाथ के द्वारा गंडूस का धारण भी कराएं। पंचवल्कल क्वाथ, इससे पेशेंट को अच्छा आराम होगा। 7 दिन इसका कराएं और 7 दिन पंचकोल काढ़े का गंडूस धारण कराएं। अल्टरनेट 7-7 दिन ये गंडूस धारण कराएं। इससे निश्चित रूप से सिस्ट आराम हो जाएगा। अगर इन्फेक्टेड नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो निश्चित उसमें टेंडरनेस भी होगी, स्वेलिंग भी कम होगी। ऐसी अवस्था में कांचनादि गुगुलू 2 गोली दिन में 2 बार, गोक्षरादि गुगुल 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। और लेखन वस्ती का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं, दोनों अवस्थाओं में कर सकते हैं। लेखन वस्ती में त्रिफला, नागर मोथा, गिलोय, शुंठी और विडंग 50-50 ग्राम लेकर के इसका काढ़ा 300 ml बना लें। इसमें गोमूत्र 50 ml, 50 ml शहद, यवक क्षार 10 ग्राम मिलाकर वस्ती देवें। वस्ती से सिस्ट में निश्चित रूप से अच्छा आराम प्राप्त होगा।
गार्गलिंग आप दोनों अवस्थाओं में कराना है, चाहे वो इन्फेक्टेड हो और इन्फेक्टेड ना हो। इससे निश्चित है रोगी को आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा, उनका एक पेशेंट है, घुटने के नीचे त्वचा काली है और सफ़ेद तरल पदार्थ निकलता है तो ये स्किन डिसीज। तो इसमें पहले सबसे पहले निम्ब छाल या निम्ब पत्र से अच्छी तरह प्रक्षालन करें। प्रक्षालन करने के पश्चात आर्टिप्लेक्स लोशन दिन में 2-3 बार पेशेंट को लगाएं। खाने में हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 2 बार। आरोग्यवर्धनी कैशोर गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार। महामंजिष्ठादि सारीवाद्यासो 2-2 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम सेवन कराएं। औषधियों में, रस औषधियों में शुद्ध गंधक 250 मिलीग्राम, प्रवालपिष्टी 250 मिलीग्राम, गिलोयसत्व 250 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ सेवन कराएं। पंचनिम्न बटी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। जब स्राव निकलना बंद हो जाए तो फिर टेक्जिमा ऑइंटमेंट एक आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। स्राव न हो तो मरीचियारी तेल का लेपन भी आप कर सकते हैं। स्राव युक्त हो तो चाल मोगरा तेल या आर्टिप्लेक्स लोशन ऐसे पेशेंट में लगाना चाहिए। लेकिन प्रारंभ में यदि इसको विरेचन करा दें तो रोगी जल्दी ठीक होगा। पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करा के विरेचन करा दें और फिर औषधियों का प्रयोग करें, और साथ में पहले से ही औषधियों का प्रयोग करें तो रोगी को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर विजय सैनी, इनको व्याख्यान पसंद आ रहे हैं। प्रयास मैं करता हूं कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, 50 साल का चिकित्सकीय अनुभव है। और मैं आपको बताऊं कि 73 में मेरा अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर एज ए लेक्चरर पंचकर्म हुआ था। अब सोच लीजिए 73 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके बाद रीडर प्रोफेसर बना, फिर प्रिंसिपल बना। प्रोफेसर भी का चिकित्सा में, रीडर और लेक्चरर पंचकर्म में। और जब मैं प्रिंसिपल बना उज्जैन आयुर्वेदिक कॉलेज, शासकीय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन में, तो प्रिंसिपल के दौरान भी मैं चिकित्सा कार्य मैंने कभी नहीं छोड़ा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा विषयों को बहुत विस्तार पूर्वक या बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज देने का कम प्रयास करता हूँ, और औषधि योग जो लाभ करते हैं मात्रा सहित बताने का प्रयास भी आपके समक्ष करता हूँ। इसी प्रकार सुकुमार जोशी जी ने भी व्याख्यान की तारीफ की है। आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। इसी प्रकार आप सुनते रहें। डॉक्टर श्याम बाग, उनका एक पेशेंट है, 83 kg उसका वजन है, 36 साल की उम्र है, फीमेल पेशेंट है। उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। कल हम हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। विस्तृत व्याख्यान होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हाइपोथायरॉयडिज्म कफानुबंधी व्याधि है। तो इसमें वमन, विरेचन, लेखन वस्ती ये करना है। साथ में 64 प्रहरी पिपली 500 मिलीग्राम और 1000 mg जो मैंने जलकुंभी भस्म बनाने का विधि बताई थी, वो लेना है 1000 मिलीग्राम दिन में 3 बार आप दीजिए। इससे पेशेंट को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। आगे कल और इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आपके समक्ष करेंगे। मोहम्मद शाहिद, ये बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, मर्म के ज्ञाता हैं, बहुत अच्छा लेक्चर भी देते हैं, मेरे प्रिय मित्र और चाहने वाले हैं।
उन्होंने एक अपना अनुभव दिया है। लोमासो तैल करके एक आता है वैद्य रत्नम का, उसको लगाने से बालों में अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। ऐसे अनुभव एक दूसरे चिकित्सक को करते रहना चाहिए, क्योंकि हर चिकित्सक एक्सपीरियंस्ड होता है, उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे अनुभव हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें, साझा करें, ताकि चिकित्सकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद जी, मोहम्मद शाहिद जी। डॉक्टर विशाल सिंह, उनका एक पेशेंट है, संपूर्ण शरीर में खुजली होती है। ये अगर सीनियर सिटीजन है, 60 साल के ऊपर है, तो स्वाभाविक त्वचा में रुक्षता उत्पन्न हो जाती है और खुजली होने लगती है। इसका मात्र एक उपाय है, नारियल तेल या तिली तेल, इन दोनों तेल में से कोई भी तेल लेकर के सुबह और शाम दोनों टाइम अच्छी तरह शरीर की मालिश करें। इससे बिल्कुल खुजली जाती रहेगी। लेकिन 60 साल से कम है और खुजली हो रही हो, स्कैबीज टाइप का हो, तो उसका ट्रीटमेंट विधिवत आपको करना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम वमन और विरेचन, वमन ना कराएं तो विरेचन जरूर कराएं। पंचतत्व घृत से आभ्यंतर स्नेहपान विरेचन करा दें। और एक काढ़े का प्रयोग मैं हमेशा करता हूँ। इसमें है गिलोय, नींब छाल, इंद्रजौ, दारू हल्दी और सप्तपर्ण। इनका बराबर बराबर मात्रा में यौकुट कर ले। काढ़ा प्रतिदिन 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम दोनों टाइम खाली पेट में इसका सेवन कराना है। इसके अलावा टैबलेट टेक्जिमा 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को पानी के साथ। आर्टिप्लेक्स लोशन का भी प्रयोग एक्सटर्नली आप कर सकते हैं। इसके अलावा पंचनिम्बवटी आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, ये आप बरोबर दें पेशेंट को। एलर्जी जैसा लग रहा हो तो हरिद्रा खंड दें। लेकिन इन सब के पहले वमन विरेचन जरूर कराएं। त्वचा रोगों में बहुदोष की अवस्था होती है, इसलिए शोधन कराना बहुत ही आवश्यक है। वमन नहीं करा पाते तो लघु वमन करा ले, नमक पानी, गर्म पानी से खाली पेट में प्रातःकाल आकंठ लवणोदक पिला करके और अंगुलियों के द्वारा स्टिमुलेट करके आप वमन कर सकते हैं। तो इससे स्थानिक शुद्धि हो जाती है, सार्वदेहिक शुद्धि तो नहीं होती है। उसके पश्चात फिर आभ्यंतर स्नेहपान विधिवत करके विरेचन करा दें। और विरेचन करने के बाद औषधि का सेवन करें। रस औषधियों में गंधा का रसायन 250 मिलीग्राम, रसमाणिक्य 60 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ऐसी दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ ऐसी अवस्था में दे सकते हैं। नहाने में यदि नींब छाल या नींब पत्र का काढ़ा मिला के नहाएं, इससे भी पेशेंट को राहत मिलती है। डॉक्टर बलविंदर सिंह मलिक, इन्होंने प्रश्न जरूर पूछा है लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया है। कृपया नेक्स्ट टाइम में थोड़ा क्लियर करके पूछें तो मैं बता सकूंगा। डॉक्टर प्रदन्य पाटिल, आमवाद में RA पॉजिटिव है। आयुर्वेदिक एलोपैथिक दोनों तरह मेडिसिन चल रही हैं। वैतरणी वस्ती भी एक कोर्स हम दे चुके हैं, लेकिन अभी उसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं है। आप बिल्कुल क्लासिकल ढंग से चलिए। सबसे पहले तो दीपन पाचन औषधियाँ दीजिए। पंचकोल क्वाथ इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। पंचकोल का काढ़ा प्रातःकाल खाली पेट में, सायं करीब 6 बजे दोनों टाइम इस काढ़े का सेवन पेशेंट में कराएं 7 दिन तक।
और इसको कराने के पश्चात फिर त्रिफला घृत से या तिली तैल, मूर्छित तिल तैल से अभ्यंतर स्नेहपान करा के और विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद फिर इसमें क्षार वस्ती का प्रयोग किया जाता है। आपने वैतरण वस्ती दी है, आप क्षार वस्ती, पंचकोल क्षार वस्ती का भी प्रयोग करें। पंचकोल क्षार वस्ती जैसे नाम से स्पष्ट है, उसमें पंचकोल होता है, चब्बे, चित्रक, शुंठी, पिपली, पिपली मूल और अम्ल द्रव्य के रूप इसमें अम्लवेतस हम मिलाते हैं। अम्लवेतस तो ये पांचों चीज़ें और अम्लवेतस 6, इन सबको 40-40 ग्राम लेके काढ़ा 300 ml बना लीजिए और इसमें गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml और सेंधौ 5 ग्राम, ये विधिवत वस्ती बनाकर वस्ती देवें। ये क्षार वस्ती है, इसको हम पंचकोल क्षार वस्ती बोलते हैं। ये बहुत ही लाभकारी वस्ती है। उसके पश्चात फिर सिंहनाथ गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार, बृहदवात चिंतामणि 60 मिलीग्राम, आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, ये पुड़ियाँ बना करके एक पुड़िया सुबह शाम शहद के साथ पेशेंट को सेवन कराएं। पंचकोल काढ़ा ये तो दीपन पाचन के रूप में दिया आपने, लेकिन इसको लगातार भी आप दे सकते हैं क्योंकि आम बात में ये बड़ा उपयोगी है। लंघनम स्वेदम तिक्तम दीपनानि कटूनिचा विरेचनम स्नेहपानम वस्तिश्चाम मारुते सैंधवादेन अनुवासस्य क्षारवस्ते प्रशस्ते आम वाते पंचकोल सिद्धम पानन्नम ऋक्षते रुक्षा सेदो विघातव्यो पालुका पुटकई सथा। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जब आप पंचकोल क्षार वस्ती देते हैं तो बीच बीच में सैंधवारी तेल की अनुवासन वस्ती भी आपको देनी चाहिए। इससे निश्चित है रोगी को आराम प्राप्त होगा। अगर पेशेंट पंचकर्म करने के लिए तैयार न हो तो एरंड कल्प के माध्यम से भी आप ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को। इसमें 5 दिन दीपन पाचन औषधि देने के पश्चात 5 ml से आप एरंड तेल को प्रारंभ करें प्रातःकाल खाली पेट में मोशन होने के बाद। 5 ml, 10 ml, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसा बढ़ाते जाएं। जब देखें कि पेशेंट को 5-6 बार मोशन होने लगा, वहीं पर रोक करके और फिर घटाने का प्रयास करें। कभी कभी 10 दिन स्टेटस की अवस्था भी हम करते हैं, जैसे 50 ml तक गया, फिर 50 ml 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार देते हैं और उसके बाद घटाते हैं। उससे पेशेंट को बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। पेशेंट में जब एंकिलोसिस डेवलप हो गया हो, संधियों में विकृति आ गई हो, ऐसी अवस्था में पत्र पिंड श्वेत भी पेशेंट में करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लगातार ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट को निश्चित लाभ प्राप्त होगा। भानु प्रताप सिंह जी ने अक्षि तर्पण के बारे में जानना चाहा है। अक्षि तर्पण जैसे आप जानते हैं, नाम से स्पष्ट है, अक्षि का तर्पण किया जाता है। ये ज़्यादातर ऑप्टिक डिजेनरेशन या डिजेनरेटिव जितनी व्याधियां हैं, वातजन, पैतिक, ऐसी जितनी व्याधियां हैं उसमें अक्षि तर्पण हम करते हैं। इसमें उड़द दाल का आटा गूंथ लेते हैं, बिना छिलके वाला आटा हो तो अच्छा। उसके बाद दोनों आँखों में ऐसा गोलाकार आकृति बनाते हैं, लगभग 2 अंगुल बड़ा, और इस तरह के पीठिका बनाते हैं कि किसी भी प्रकार से उसमें यदि हम घृत आदि डालें तो लीक ना हो। ये एक्सपीरियंस से आता है, कई बार आप करेंगे तो आएगा। दोनों आँखों में
आप घेरा बना लें उड़द दाल का 2 अंगुल ऊंचा, और उसके बाद इसमें रोग के अनुसार त्रिफला घृत, शतावरी घृत, अश्वगंधा घृत, पंचगव्य घृत, इनको द्वारा अक्षी का तर्पण किया जाता है। जब आप घृत डाल देते हैं तब आँखों को ब्लिंकिंग भी करना चाहिए, और ऐसा लगभग 5 से 10 मिनट तक आपको अक्षिवस्ती करना है। इसी को अक्षि तर्पण भी कहते हैं, अक्षिवस्ती भी कहते हैं। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, इसमें कोई ज़्यादा न पूर्व कर्म है न पश्चात कर्म। पश्चात कर्म यही है कि बड़े आराम से घृत को निकालना पड़ता है, फिर थोड़ा से आँखों की सिकाई, पुटपक को उसको कहते हैं, वो करनी पड़ती है, और इससे बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है अक्षि तर्पण। खास तौर से ऑप्टिक डिजेनरेशन या ऐसी व्याधियां जिसमें वायु का प्रकोप ज़्यादा हो, शुष्कता आँखों में ज़्यादा हो, अंधापन हो, नाइट ब्लाइंडनेस हो, अश्रु कम मात्रा में निकलते हों, ऐसी अवस्था में अक्षि तर्पण बहुत ही लाभकारी होता है। अनिल पांडे जी, इनका प्रश्न है क्रॉनिक नेजल कंजेशन। क्रॉनिक नेजल कंजेशन, इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत जीर्ण हो जाए तो गंधक ज्ञान भी कम हो जाता है, रोगी को छींकें भी आ सकती हैं, प्रारंभ में एलर्जिक रेनाइटिस होता है, किसी वस्तु से एलर्जी हो जाती है, बार बार हम एंटीबायोटिक या एंटीहिस्टामिनिक ड्रग लेते हैं, और जिसकी वजह से क्रॉनिक नेजल कंजेशन और आगे चलकर ब्रोंकियल अस्थमा में परिवर्तित हो जाता है। क्रॉनिक नेजल कंजेशन में उचित तो यह होगा कि पहले वमन कराएं, फिर विरेचन कराएं, विरेचन करने के पश्चात फिर शिरोविरेचन, नस्यकर्म। नस्यकर्म बहुत ही उपयोगी है, वमन विरेचन के बाद जरूर कराएं। इसमें 2 दिन स्नेह नस्य देना है और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य देना है। अवपीड़न में वायवेडंग, शिग्रु और वचा, ये चक्रदत्त का योग है, जीर्ण प्रत्यक्षाय में इसको दिया जाता है। इसका बारीक चूर्ण बना लें, 2 चम्मच थोड़ा पानी डाल करके 2 चम्मच चूर्ण को भिगो कर रात्रि में रख दें। प्रातःकाल जिस दिन आपको अवपीड़न नस्य देना है, छाने उसको अच्छी तरह मसल के छान लें। चूँकि बूंद की मात्रा होती है 6 से 8 बूंद, इसलिए पानी कम मात्रा में डालना चाहिए। कई बार हमारे असिस्टेंट ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो उसका रस अच्छा तरह नहीं निकल पाता। तो 2 दिन वचा तेल का 4-4 बूंद दोनों नासा में नस्य दीजिए, और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य। जब अवपीड़न नस्य या धमापन नस्य कराते हैं तो वाह्य अभ्यंग ग्रीवा के ऊपर और वाह्य श्वेत कराना ना भूलें। पूरी विधि पूर्वक नस्य कर्म कराएं। कुछ जैसे ही आप देंगे तो रोगी में छींक आती है, कफ उत्क्लेश होता है, तो रोगी को बैठा करके ऊपर सांस को खींचने के लिए बोले, और फिर कफ को बार बार मुख के द्वारा, नाक के द्वारा बार बार निकालने का प्रयास करें। छींक नहीं आ रही हो तो उसमें धमापन नस्य दे दें। कटफल का धमापन नस्य, कटफल चूर्ण जो है 3 मुचटी लेकर के 6 अंगुल लंबी नली में डाल के और धमापित कर देना चाहिए नासा में। जैसे ही इसका धमापन करेंगे वैसे ही छींके ज़्यादा आनेंगे, और छींके आने से जो अवरुद्ध कफ है वो बाहर निकलता है, कंजेशन में आराम प्राप्त होता है। नस्य के दौरान रोगी को सिर से स्नान नहीं कराना चाहिए, ये ध्यान रखें। और ऐसी औषधियों का, ऐसे आहार विहार का सेवन करें जो कफवर्धक ना हो। देवास्वाप बिल्कुल ना करें। ये नस्य की क्रिया लगभग 21 दिन तक करें। पेशेंट यदि वमन विरेचन के लिए तैयार न हो तो विरेचन करा दें और फिर नस्य कर्म करें। औषधियों के रूप में मेरा अनुभूत योग है, इसमें महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम,
अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, ये दिन में 3 बार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। मोशन क्लियर रहे, ये ध्यान रहे, इसलिए एरंड भ्रष्ट हरित की रोजाना आप पेशेंट को दे सकते हैं। एक काढ़े का मैं प्रयोग जरूर करता हूँ, आप भी करें। एलर्जिक रेनाइटिस में या क्रॉनिक रेनाइटिस में या कंजेशन में, उसमें मुलैठी, कंटकारी और गिलोय, मुलैठी, कंटकारी और गिलोय बराबर बराबर मात्रा में लेकर यौकुट कर लें और फिर इसका काढ़ा बना करके सेवन कराएं। 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तो पकाएं, ऐसा 1 कप सुबह शाम देवें। करणवीर सिंह, डार्क सर्किल इन लोअर पार्ट ऑफ द आईज, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। इसमें निश्चित रूप से खान पान का बड़ा असर पड़ता है। हमेशा जो आदमी चिंता में रहता है, भागम भाग की ज़िंदगी में टेंशन पालता है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ऐसे, और उसको भी बराबर अच्छी नींद भी नहीं आ पाती, ऐसे पेशेंट में ये जो डार्क सर्किल है बहुत हो जाते हैं। इसके लिए कुछ लेप हैं, लेप मैं आपको बता रहा हूँ, लेप लगाएं। जो आँखों में लेप लगाते हैं डार्क सर्कल में नीचे और ऊपर, उसको विडालक कहते हैं, विडालक। नेत्र के लिए 7 प्रकार के क्रियाकल्प हैं, उसमें एक विडालक होता है। एक सिंपल योग है, मसूर की दाल और वटांकुर, मसूर की दाल और वटांकुर, इनको बारीक पानी में पीस लें और इसका लेप प्रातःकाल या सायं दिन में 1 बार जरूर लगाएं। लोअर पार्ट ऑफ द आईज एंड अपर पार्ट ऑफ द आईज, दैट इज विडालक, इसको विडालक कहते हैं। दूसरा एक योग है रक्त चंदन, लोध्र, मजीठ। रक्त चंदन, लोध्र और मजीठ बराबर मात्रा लेकर के बारीक चूर्ण तैयार करें, पानी मिला करके लेप तैयार करें और इस लेप का भी प्रयोग आप करें। एक बहुत साधारण योग है मूली बीज चूर्ण। मूली बीज चूर्ण को दुग्ध में बारीक पीस लीजिए और इसका विडालक का प्रयोग करें। जाति फल, जाति फल को दूध में घिस करके और जो लेप तैयार होगा वो लेप भी बहुत ही लाभकारी ऐसी अवस्था में होता है। इसके अलावा वट, चमेली और रक्त चंदन, वट, चमेली और रक्त चंदन, इसका भी लेप आप विडालक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हरिद्रा, मुलैठी, बला और जायफल, हरिद्रा, मुलैठी, बला और जायफल, इनका बारीक चूर्ण करके लेप तैयार कर लें पानी के साथ और विडालक के रूप में प्रयोग करें। औषधियों में आरोग्यवर्धिनी, हरिद्राखंड, आरोग्यवर्धिनी 2-2 गोली सुबह शाम, हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 2 बार, इसका प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा शुद्ध गंधक 250 मिलीग्राम, गिलोय 250 मिलीग्राम, रसमाणिक 60 मिलीग्राम, इनकी पुड़ियाँ भी शहद के साथ आप देवें तो निश्चित रूप से आराम होगा। खान पान में सुधार करें, बैलेंस डाइट लें और चिंता, जो स्ट्रेस है उसको त्यागें और इसके लिए प्राणायाम, ध्यान का प्रयोग करें जिससे चिंताओं से थोड़ा आप मुक्ति पा सकें। डॉक्टर आशुतोष कुमार ने मूत्र में एल्ब्यूमिन जाता है, क्या करना चाहिए? ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है, वो कई बार मूत्र के साथ निकलता है। ऐसी अवस्था में यह अपान वायु की विकृति है तो इसमें आभ्यंतर स्नेह पान करके विरेचन करा दें। विरेचन करने के पश्चात इसमें वंगशील का बहुत अच्छा रोल है। वंगशील और चंद्रप्रभावटी, वंगशील 2 गोली, चंद्रप्रभावटी 2 गोली दिन में 2 बार दें। ज़्यादा ताकत लगा के यूरिन पास ना हो ये प्रयास करें और उसके लिए अनुलोमन औषधियाँ जरूर देवें जिससे अपान वायु की गति ठीक रहे और रोगी को ताकत न लगाना पड़े। निधि शर्मा, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ये बात आज की नवीन व्याधियाँ हैं। ये
कंप्यूटर में जो लगातार बैठते हैं उनको इस प्रकार का विजन सिंड्रोम होने लगता है। कभी कभी अंधेरा जैसा देखना, चक्कर जैसे आना, ऐसे लक्षण मिलते हैं। ऐसी अवस्था में अक्षि तर्पण जैसा भी चर्चा कर रहे थे उसको जरूर करें। स्नेह धारा भी अक्षि में करें, यह भी लाभप्रद है। और रोगी को बैठ के थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। साथ में रसायन औषधियों जैसे आमलकी आदि रसायन, ब्राह्मी अवलेह, च्यवनप्राश आदि का सेवन साथ साथ में करना चाहिए। दूसरा, गर्म पानी से स्नान न करें। थोड़ा वातावरण के अनुसार जो रूम टेम्परेचर है ऐसे पानी से स्नान करें। ज़्यादा तकलीफ हो तो शिरोधारा का भी प्रयोग इसमें बहुत ही लाभकारी होगा। शिरोधारा कराएं। यदि न करा पाए तो अश्वगंधा बलादी तेल से सिर तर्पण करें, अच्छी तरह मालिश करें या पिछू धारण करें। इसके अलावा ब्राह्मी बटी, शंख पुष्पी बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार आप सेवन कराएं। डॉक्टर विजय सैनी ने अल्सरेटिव कोलाइटिस और IBS, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आगे चलकर के इसके बारे में व्याख्यान दूंगा, वैसे मैं दे चुका हूँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस और IBS आप YouTube पे देखेंगे तो पूरी चिकित्सा पद्धति आपको इसमें मिल जाएगी। आप देख लीजिए, नहीं तो नवीन जोशी से आप मदद प्राप्त कर सकते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, लो बीपी की चिकित्सा। लो बीपी की एकदम एग्जैक्ट चिकित्सा तो नहीं है, लेकिन बहुत ही लो हो गया हो ऐसी अवस्था में बृहदवा चिंतामणि 60 मिलीग्राम, मल्ल सिंदूर 60 मिलीग्राम और अश्वगंधा 2.5 ग्राम, ये मिला के दिन में 3-4 बार पुड़ियाँ देवें। इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। नमक एकदम न छोड़ें, नमक खाना चालू करें। ग्लूकोज रोजाना सुबह शाम दिन में 2-3 बार ग्लूकोज का सेवन करें। सलाद का, फलों का अच्छी मात्रा में सेवन करें और व्यायाम करें या योगा करें, उससे नॉर्मल बीपी हो जाएगा। हमारे साथ जो चिकित्सक जुड़े हुए हैं वह है अभिरंजन कुमार सिंह, उषा तबानी जी, प्रकाश सिंह, रजनी शर्मा जी, सुनील रातौरी जी, गौरव जी, विकास विश्वकर्मा, आशुतोष कुमार, मोहम्मद शाहिद जी, अश्विनी कुमार साहू जी, राकेश पंड्या जी, विजय मित्तल जी, संघमित्रा लोखंडे, अवधेश कुमार जी, हरजीत सिंह, विनेश्वरी श्रीवास्तव जी, विनय मित्तल जी, प्रदीप मानवी, नीलम शुक्ला जी, महेंद्र कौशल जी, शिल्पा पालस्कर, सविता पाटिल, आदित्य त्रिपाठी, मनोरंजन साहू जी, ज्योतिबाला डामोर जी, आनंद आयुर्वेद, सुनील कुमार जी, भावना हरियाणी, सोनाली गुप्ता, जितेंद्र मिश्रा, रेणु पांडे जी, अर्चना जायसवाल, परेश वन्या जी, मनदीप कौर जी, कृष्णा सागर जी, गिरिराज प्रसाद, निशा जोशी जी, शीतल वर्मा, विवेक वर्मा और KN गंगवार, रवि श्रीवास्तव जी पहली बार जुड़े हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत ससाने और श्याम बाग, ऐसे हमारे चिकित्सक साथी जुड़े हैं जो कि नित्य इस व्याख्यान में सम्मिलित होते हैं। अब आइए, कोष्ठक शीर्ष, वातकंटक और पादहर्ष, शास्त्रों में 2-2 लाइन के लक्षण मिलते हैं, 2-2 लाइन में इनका वर्णन है, लेकिन पेशेंट आते हैं इसलिए मैंने सोचा कि इनके बारे में भी चर्चा की जाए। कोष्ठक शीर्ष, कोष्ठक शीर्ष नाम से स्पष्ट है, जो जानु है वो फूल जाता है। सियार एक होता है जानवर, उसके सिर के समान, इसलिए शायद उसको कोष्ठक शीर्ष कहा जाता है। बहुत ही तकलीफ होती है और एक ही जानु संधि इफेक्टेड होता है। दोनों जानु संधि इफेक्टेड हो तो आम बात से हम कह सकते हैं कि आम बात है, या ट्यूबरकुलोसिस है, या और सेलुलाइटिस टाइप की व्याधियां हैं, लेकिन एक ही जानू में इस प्रकार की बीमारी होती है। इसको
साइनो अर्थाइटिस ऑफ नी जॉइंट, ऐसा कह सकते हैं। ये वातज और रक्त की विकृति से, वात और रक्त की विकृति से वात एवं रक्त दोष प्रकोपित होकर जानुसंधि में अवस्थित होकर कोष्ठक शीर्ष रोग की उत्पत्ति करता है। यानी इसमें दोष है वात और रक्त। वात एवं रक्त की दृष्टि से वात रक्त भी होता है, लेकिन वात रक्त सभी संधियों में हो सकता है, परंतु कोष्ठक शीर्ष केवल जानु में ही होता है, एक ही जानु में होता है। आधुनिक मतानुसार विभिन्न प्रकार के जो संक्रामक रोग हैं, जैसे पुए में उपदंश आदि में भी इस प्रकार का सूजन पाया जाता है। वात सोणिजः शोथो जानु मध्य महारुजः गेयः कोष्ठक शीर्षस्तु स्थूलः कोष्ठक शीर्षवत्। बस ये 2 लाइन का सुश्रुत निदान 1 में श्लोक नंबर 76 में वर्णन प्राप्त है। लक्षण इसके तो वात एवं रक्त दोष की विकृति हो जाना, जानु में तीव्र वेदना होना, जानु संधि में अत्यधिक शोथ और श्रृंगाल के सिर के समान ये शोथ हो जाता है। चिकित्सा के लिए वात रक्त नाशक चिकित्सा ही हम करते हैं। इसमें अभ्यंग, रूक्ष स्वेदन और उपनाह, वात रक्त क्रियाभिश्चो, जो वात रक्त की क्रियाएं हैं, जो चिकित्सा है वो इसमें हम करते हैं। इसमें रक्त मोक्षण सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। बार बार रक्त मोक्षण कराना चाहिए। रक्त मोक्षण आप शिरावेद से करा सकते हैं या जलौका से भी करा सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्थापन वस्ती का प्रयोग, स्थापन के लिए एरंड मूलादि वस्ती उपयोगी है। इसका वर्णन किताब में उपलब्ध है, क्लिनिकल पंचगम मेरे द्वारा रचित, उसमें आप देख सकते हैं। जलौका या शिरावेद से रक्त मोक्षण जैसा मैंने बताया करना चाहिए। निम्बादि चूर्ण 5 ग्राम दिन में 3 बार पानी के साथ देवें। पटोलादि क्वाथ और अमृतादि क्वाथ, ये दोनों क्वाथ बड़े उपयोगी हैं। तो 7 दिन पटोलादि देवें, फिर 7 दिन अमृतादि क्वाथ देवें। आसो अरिष्ट में अमृतारिष्ट और 10 मूलारिष्ट 2-2 चम्मच ले लेवें। 4 चम्मच पानी भोजन के बाद देवें। गुड़च्यादि या निर्गुंडी तैल, इससे अभ्यंग करें और पत्रपिंड श्वेत भी करें। पत्रपिंड श्वेत से स्वेलिंग भी कम होती है और वेदना में भी अल्पता आती है। पत्रपिंड में एरंड पत्र, निर्गुंडी और अर्क पत्र जरूर डालें। पुनर्नवा गुग्गलू, इसका प्रयोग करें। अमृतादि गुग्गुलु, गोक्षरादि गुग्गुल और लाक्षादि गुल, इनका बारी बारी से प्रयोग करें। और एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं हमेशा पेशेंट को देता हूँ, खासतौर से लिगामेंट सिंड्रोम या लिगामेंट टीयर्स में। उसमें अश्वगंधा 100 ग्राम, शुंठी 50 ग्राम, पिपली 25 ग्राम, ये 1-1 चम्मच दिन में 3 या 4 बार देते हैं। इसके अलावा पंचकोल चूर्ण या पंचकोल क्वाथ का सेवन निरंतर कराना चाहिए। दीपन पाचन के साथ साथ ये शोथहर भी है। औषधियों में आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम और गोदंती 500 मिलीग्राम, ये दिन में 3 बार पेशेंट को सेवन कराएं। इससे निश्चित है पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। अब आइए वात कंटक पर विचार कर लें। वात कंटक को एंकिल स्प्रेन या लिगामेंट सिंड्रोम आप कह सकते हैं। वात कंटक एक सामान्य लक्षण है जो प्रायः चोट लगने से, गिर जाने से या असमतल भूमि पर चलने से, गुल्फ संधि में मोच आ जाने से या पैर को टेढ़ा रखने अथवा अधिक श्रम के कारण प्रकोपित वात गुल्फ संधि में वेदना की उत्पत्ति करता है, उसे ही वात कंटक कहते हैं। चलते समय अत्यधिक वेदना होती है। रुक पादे विस्मन्यस्ते समाद्वा जायते यदा वाते गुल्फो मासे तमाहुर वात कंटकम। चिकित्सा में पुनः पुनः रक्त मोक्षण कराएं। वात कंटक में
एरंड तैल का पान कराएं। प्रतिदिन 20 ml 30 ml दुग्ध में मिलाकर एक खाली पेट में प्रातः काल एरंड तैल का सेवन कराएं। ये एरंड तैल चिकित्सा भी है और इसके द्वारा जो अनुलोमन होगा, आम का निष्कासन होगा, उससे और भी फायदा होता है। अग्निकर्म इसमें बहुत लाभप्रद होता है। अग्निकर्म औषधियों में सिंहनाथ गुगुलु, अमृतादि और लाक्षादि गुगुलु। सिंहनादि और अमृतादि 2-2 गोली दिन में 2 बार दें और पत्रपिंड श्वेत कराएं। पत्रपिंड श्वेत से तत्काल रोगी को आराम प्राप्त होता है। अजमोदादि चूर्ण, पंचकोल चूर्ण 2.5 ग्राम दोनों को ले लें, दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। औषधियों में, रस औषधियों में मल्ल सिंदूर 60 मिलीग्राम, शंख भस्म 250 मिलीग्राम और महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2 बार शहद के साथ इसका सेवन पेशेंट में कराएं। इसके अलावा जो मैंने योग बताया था, अश्वगंधा 100 ग्राम, 50 ग्राम शुंठी और 25 ग्राम पिपली, ये मिला करके निरंतर इसमें भी इसका सेवन पेशेंट में कराएं। अब आ जाइए पादहर्ष, टिंगलिंग सेंसेशन इन द फुट। वात और कफ प्रकोपक आहार के सेवन करने से प्रकोपित वात दोष कफ के साथ मिलकर के पादहर्ष रोग की उत्पत्ति करता है। हृष्यते चरणों यश भवेताम चापि सुप्तकौ पादहर्षः स विज्ञेयः कफ वात प्रकोपतः, यानी कफ और वात जन्य रोग होता है। इसका आपको ध्यान में रखना है चिकित्सा में। आधुनिक मतानुसार इसको पेरिफेरल नर्व्स की विकृति कह सकते हैं। सुपरफिशियल सेंसेशन समाप्त हो जाता है और इसी कारण इसका नाम पादहर्ष पड़ा है। पादहर्ष जैसा कि आपको मालूम है, पादहर्ष में नम्बनेस एक प्रमुख लक्षण रोगी में होता है। नम्बनेस। हृष्यते चरणों यश भवेताम चाप सुप्तकौ पादहर्षः स विज्ञेयः कफ वात प्रकोपतः। लक्षणों में पादहर्ष, जिसको हम टिंगलिंग सेंसेशन कह सकते हैं, पैरों में शून्यता की अनुभूति, नम्बनेस महसूस होता है। चिकित्सा में वात एवं कफ की चिकित्सा करना पड़ती है। इसके लिए यष्टि मधु और पिपली चूर्ण, यष्टि मधु 5 ग्राम, पिपली चूर्ण 2.5 ग्राम, ये दिन में 3 बार पानी के साथ दीजिए। योगराज गुलू और अग्नितुंडी बटी, अग्नितुंडी बटी का इसमें अच्छा काम है। योगराज 2 गोली, अग्नितुंडी 2 गोली, दिन में 2 बार पानी के साथ देवें। रस औषधियों में रसराज रस 60 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम और वातारी रस 250 मिलीग्राम। रसराज रस 160 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम और वातारी लौह 250 मिलीग्राम। वातारी रस ऐसे ही दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ ये पुड़ियों को चाटन कराएं। इसके अलावा अभ्यारिष्ट और 10 मूल अरिष्ट, अभ्यारिष्ट 2 चम्मच, 10 मूल अरिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम आप सेवन कराएं। एक और अनुभूति योग है इसमें, दशमूल क्वाथ, ताज़ा दशमूल क्वाथ बना लें 30 ml और इसमें निशोथ चूर्ण 10 ग्राम डाल करके खाली पेट में दोनों टाइम इसका सेवन करें। इससे आपको तत्काल पादहर्ष में रोगी को आराम प्राप्त होता है। मर्दन, अभ्यंग, नाड़ी स्वेद, पत्रपिंड स्वेद आदि भी पादहर्ष में आप करा सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी व्याधियाँ हैं जो कि हमारे ओपीडी में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर व्याख्यान देना आवश्यक समझा। कल एक नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।